हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और जय हिंद स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चार्टर श्रृंखला की, और चार्टर श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी तो हम देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में 1813 का चार्टर एक्ट बताया था। तो मैंने बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापार हो रहा था, इस भारतीय व्यापार पर से उनका जो एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय और अफीम इन दोनों का व्यापार कर सकती थी। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, किंतु चीन के साथ उसका चाय और अफीम का व्यापार क्या रहा था, बना रहा था। किंतु 1833 के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान था वह यह था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार कर रही थी, इस चाय और अफीम के व्यापार को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया। एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट 1833 के चार्टर एक्ट का यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार समाप्त किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। सेकंड मोस्ट आईएमपी फैक्ट है हमारा 1833 के चार्टर एक्ट का। इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो स्वाभाविक सी बात थी, भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए थे ये कौन हुए थे, तो भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बने थे, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, इस गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीसरी और खास बात इस 1833 के चार्टर एक्ट की यह थी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, जो परिषद हुआ करती थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि इस परिषद में 3 सदस्य हुआ करते थे, परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि अब जो चौथा सदस्य हुआ करता था गवर्नर जनरल की परिषद में, उसे विधि सदस्य बनाया गया। तो ये विधि सदस्य कौन हुए थे, तो चौथे विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वही लॉर्ड मेकाले है जिन्होंने 1860 में इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था, जो आज तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को नियुक्त किया गया। लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य बनाए गए। तो ये किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, तो ये भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए गए थे। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्षों के लिए शासन को और बढ़ा दिया गया, यानी कि अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी और शासन कर सकती थी। इस एक्ट का एक प्रमुख प्रावधान था कि भारत के प्रदेश जो थे उन पर सैनिक और
असैनिक, इन दोनों के शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का जो अधिकार था ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। ये खास बात है इस एक्ट की कि भारत की प्रदेशों पर जो सैनिक और असैनिक थे इनका जो निरीक्षण था और जो नियंत्रण था, तो निरीक्षण और नियंत्रण का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल के पास, यानी कि अब भारत का गवर्नर जनरल भारतीय प्रदेशों पर सैनिक और असैनिक का निरीक्षण और नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इसकी खास बात ये थी इस एक्ट की कि गवर्नर जनरल की परिषद जो हुआ करती थी, इस गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। खास बात ये थी कि संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई, संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाया गया। जैसा कि आज होता है पूरे देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद को राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए तथा संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई। तो ये बातें थी 1833 के चार्टर एक्ट की थी। इसके तहत एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि इसी एक्ट के तहत भारत में जो पहले दास प्रथाएं चलती थी, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे ये क्या करते थे, दास बना के रखते थे कर्मचारियों को, छोटी छोटी जातियों को। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद नाम रखना आप लोग, लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में, लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में क्या किया गया? 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसके फलस्वरूप अब भारत में जो दास प्रथा हुआ करती थी, इस दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले भेदभाव होते थे रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, जातिगत, जन्म स्थान, धर्म या उसका जो मूल वंश है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में यदि उसे काम करना है, यदि कोई भी पद धारण करना है, तो धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर क्या किया जाता था? उसके साथ भेदभाव किया जाता था। परंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए भारतीय या ब्रिटिश प्रजाजन के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो धर्म हो, जन्म स्थान हो, मूल वंश हो या रंग हो, के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान थे, इनमें आप लोग ये वाले सभी पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ये लॉर्ड मेकाले जिन्होंने 1860 में इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। भारत से दास प्रथा का अंत किया गया। लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ में भारत के प्रदेशों पर सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का जो अधिकार था ये गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसको राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए और संपूर्ण देश के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई। और लास्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले ब्रिटिश या भारतीय प्रजाजन के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट को बोला जाता है यदि भारत में संविधान निर्माण का यदि हमें आंशिक संकेत देखना है
तो हम 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में भारत में संविधान निर्माण का पहली बार हमें आंशिक संकेत देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखोगे, जैसे आज भारत का राष्ट्रपति है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। जैसे आज हम किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार का हमसे भेदभाव नहीं किया जाता है, तो उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय और ब्रिटिश प्रशासन के साथ बात कही गई थी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो आज हमारे भारत में कोई भी दास बना के नहीं रख सकता है। जैसे हमारी काउंसिल में एक विधि सदस्य होता है, उसी प्रकार गवर्नर की काउंसिल में एक विधि सदस्य हुआ करता था। यहाँ पर सैनिक और असैनिक शासन का निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जैसे आज तीनों सेनाओं का प्रमुख हमारे भारत में प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण के जो आंशिक संकेत है वो हमें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिलते हैं। तो दोस्तों ये 1833 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट चार्टर एक्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। तो अब नेक्स्ट एक्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। और ये जो चार्टर एक्ट रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें कुछ क्या प्रमुख बातें रहेंगी इसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए अब ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट को काफी महत्वपूर्ण माना गया। आप लोग यदि नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास के शासन में अंतिम चार्टर कानून था। यानी कि ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद चार्टर श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सीधे ब्रिटेन से शासन होगा महारानी का और उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाएगा। वो कैसे होगा हम देखेंगे अभी। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर कानून था। और खास बात ये थी कि ये जो चार्टर एक्ट था, यह 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये भारतीय की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। ये जो चार्टर एक्ट था ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? एक तो हमारे भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हो चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाना चाहती थी। तो इस चार्टर एक्ट को लाने का जो मेन उद्देश्य था, एक उद्देश्य था भारतीयों की ओर से और दूसरा था लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट। लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट। तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिएगा कि भारत के लिए जो सबसे पहला कानून बना था वो तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और भारत के लिए अंतिम जो लास्ट चार्टर एक्ट बनाया गया था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। इसके पहले के मैंने आप लोगों को चार्टर एक्ट पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पॉलिटिक में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये भारत के लिए निर्मित किया गया अंतिम चार्टर एक्ट था और यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की मांग तथा कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। अब हम देखते हैं कि इस 1853 के चार्टर एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए इसकी सबसे पहली विशेषता तो यह थी कि ब्रिटिश संसद को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश संसद थी, इस ब्रिटिश संसद को किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। यानी कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन को किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। तो ये पहली विशेषता थी। दूसरा, जो निदेशक मंडल हुआ करता था उस निदेशक मंडल में जो सदस्यों की संख्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल था, इस निदेशक मंडल में पहले कुल 24 सदस्य हुआ करते थे,
परंतु इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडलों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इन 18 में 6 सदस्यों को नियुक्त करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश राजा को सौंपा गया। ब्रिटिश राजा को, ब्रिटिश क्राउन बोल सकते हैं, उस समय राजा या रानी जो भी हो। तो क्या था इस एक्ट का प्रावधान कि निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या जो 24 हुआ करती थी, इसे 24 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया और इन 18 में 6 सदस्यों को नियुक्त करने का जो अधिकार था ये ब्रिटिश राजा को सौंपा गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है इस एक्ट का कि कार्यकारिणी परिषद में जो कानूनी सदस्य हुआ करता था वो पहले टेम्परेरी सदस्य हुआ करता था, परंतु अब जो परिषद का जो कानून या विधि सदस्य है इसे परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि जो कार्यकारिणी परिषद थी, इस परिषद में जो कानूनी सदस्य होता था या हम बोल सकें जो विधि सदस्य होता था, तो ये पहले अस्थायी हुआ करता था, परंतु इस कानूनी या विधि सदस्य को अब इस परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। इसी एक्ट के तहत एक खास बात यह थी कि बंगाल प्रांत में पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। बंगाल प्रांत में पृथक गवर्नर की व्यवस्था की गई। जैसे एक भारत का गवर्नर जनरल तो रहेगा ये, परंतु संपूर्ण भारत का रहेगा, परंतु ये जो बंगाल है इस बंगाल में एक गवर्नर भी बैठेगा। तो एक तो भारत का गवर्नर जनरल है और जो प्रांत थे, है ना, जैसे आज हमारे यहाँ राज्य हुआ करते तो राज्यों को पहले प्रांत कहा जाता था, तो प्रांतों में गवर्नर की व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले किस प्रांत में किस एक्ट के तहत गवर्नर की व्यवस्था की गई थी, तो बंगाल प्रांत में गवर्नर की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। और इस एक्ट की जो लास्ट और जो प्रमुख बात है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी हुआ करते थे, इन कर्मचारियों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी होते थे इनके लिए कंपटीशन एग्जाम्स जो स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आईसीएस का नाम, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे आप लोग आज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हो, तो उसके लिए आप लोगों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना पड़ता था, तब जाके आप इन उच्च पदों पर जा सकते थे। तो पहले वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में यदि हमको काम करना रहता था तो उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ती थी, उसे आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।